दोस्तों मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर जो है वीडियो निकालिए। देखिए मैंने निकाल दी, मैंने आपकी बात मानी, बस अब मुझे चाहिए कि आप मेरी बात मानो कि वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो शुरुआत करता हूं दोस्तों पहले सवाल से। इन डैश बायस इन्वेस्टर्स लुक फॉर एविडेंस ऑफ सम अदर इन्वेस्टर्स बाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बायस होता है जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो ध्यान में रखते हैं। ऑप्शन है गैम्बलर्स फैलेसी, दूसरा कंफर्मेशन बायस, तीसरा एंकरिंग, चौथा हर्ड मेंटालिटी। तो दोस्तों इसका तो जवाब आपको पहले ही पता होगा। इसका आंसर है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि हम लोग कहते हैं ना भेड़ चाल करना, कि भाई बाकी लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। जैसे कि 10 लोगों ने एसआईपी चालू कर दी तो हम भी जो है एसआईपी चालू करेंगे, है ना। तो वो जो मेंटालिटी होती है उसको हम लोग हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सिल्वरस्टोन कंपनी हैज अ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन, हाउएवर ड्यू टू वीक इकोनॉमिक कंडीशन इट हैज experienced a fall in profits. Consider this scenario. Which of the following statement is true? तो ये कहा गया है कि एक कंपनी है सिल्वरस्टोन नाम की, अभी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन की अच्छी चल रही थी, बट आगे इनको ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी वीक है, जिस कारण से जो है उनके प्रॉफिट्स भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा? ऑप्शन दिया है as the profit has fallen due to external factor it does not indicate major weakness as per SWOT analysis। दूसरा ऑप्शन है as the profit has fallen due to external factor it does not indicate any major weakness as per SWOT analysis। तीसरा ऑप्शन है the fall in the profit should be considered as threat as per the SWOT analysis। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे fall in the profit should be considered as weakness as per the SWOT analysis। पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं स्वॉट एनालिसिस है तो होता क्या है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने का एक तरीका होता है स्वॉट एनालिसिस। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर वीक इकोनॉमिक कंडीशन रही तो ये किस तरह का जो है क्राइटेरिया माना जाएगा। स्ट्रेंथ तो नहीं मानेंगे, वीकनेस भी नहीं मानेंगे, ना ही अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, तो थ्रेट जो है बचा, है ना। तो थ्रेट जो है इसे माना जाएगा, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस वीक है तो वो थ्रेट कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी इज 6%। द कॉस्ट ऑफ द डेप्ट इज 8%। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले तो दोस्तों आप ये समझ लो कि आर और आर में क्या फर्क होता है। आर का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें जो होता है कि आपका जितनी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोनों को जो रिटर्न्स को जो है कैलकुलेशन में लिया जाता है। वहीं पे आरओई में केवल इक्विटी को जो है लिया जाता है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आरओसी किसी कंपनी की 6% है तो आरओई क्या होगी उसकी, तो आरओई डेफिनेटली उससे कम होगी, क्योंकि उसमें डेप्ट से आया हुआ जो रिटर्न है उसको जो है उन्होंने कैलकुलेशन में नहीं लिया है ना। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी अबाउ 8%। दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी बिलो 6%। तीसरा है रिटर्न ऑफ इक्विटी विल बी 2%। चौथा है रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी बिटवीन 6 to 8%। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी बिलो 6%, है ना। जैसा मैंने आपको कहा था कि 6% जो है आर है, तो इसमें जो है सारे जो आपके रिटर्न आए हैं वो इक्विटी के भी आए हुए हैं, डेप्ट के भी आए हुए हैं, तो आर का जो रिटर्न होगा उससे कम ही होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 18। इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रुपीज 50 lakhs एंड द नेट वर्थ इज 10 lakhs। कैलकुलेट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ द कंपनी। अब ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ द कंपनी निकालना जो है काफी आसान है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को जो है आप नेट वर्थ से डिवाइड कर दीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या बताया हुआ था यहाँ पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बताया था 50 lakhs, उसको जो है 10 लाख से डिवाइड करो तो आपका जो है प्राइस टू बुक का आंसर निकल आता है ना। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख जो है आपका 5 निकल कर आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री विच विल फॉल अंडर डिफेंसिव इंडस्ट्री कैटेगरी। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे टूरिज्म, प्रोसेस्ड फूड्स, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट।
ये तो जो है जोड़ा एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल हो गया ना कि डिफेंस के इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वही उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये वाला आंसर जो है टिक करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको जो है एकदम बोलते हैं ना कि ऐसी बॉल डाल दी कि जो है कोई भी शॉट मार दे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सभी के सभी इस तरह के सवाल होंगे ये एक्सपेक्ट करके जाना गलत होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मिस्टर मोहित परचेज 500 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹2 of a company at ₹60,000. The company declared 100% dividend. Calculate the dividend yield on the value invested in these shares. अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि अगर कभी भी आपको कोई कंपनी बता रही है कि 100% डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड किस पे देती है? क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू पे देती है या उसकी फेस वैल्यू पे देती है? तो ये जो है लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। बता दूं कि फेस वैल्यू पे जो होता है डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड। अभी यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है इसकी? ₹2 है। तो इसका आप देखें कैलकुलेट करके, तो इसका अगर 100% निकला है तो इसका मतलब इनका टोटल डिविडेंड ही ₹2 बैठा है, भले ही स्टॉक्स का प्राइस आज को भी चल रहा हो। टोटल यहाँ पे शेयर्स की कितने की बात हुई है? 500 शेयर्स की बात हुई है। तो 2 इंटू 500 करना पड़ेगा, तो आपको पता चल गया कि टोटल डिविडेंड कितना हाथ में आया? ₹1000 हाथ में आया। अभी डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला जो है मैं आपको जो है अलग से टेबल भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको जो है फॉर्मूला की एक लिस्ट छोड़ दूंगा कि आप जो है उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में लगा देना कि भाई ये सारे फॉर्मूले तो कम से कम आप रट के जाएं, है ना। कि तो डिविडेंड यील्ड क्या हुआ? डिविडेंड यील्ड इज द डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100, है ना। तो यहाँ पे आपने 100,000 जो है रुपीस निकला, डिवाइडेड बाय 60,000 जितना जो है उसने इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 1.66 आया। अब इस पे आता है सवाल कि दोस्तों कि कैलकुलेटर के अलाउड है क्या एनआईएसएम एग्जाम में? दोस्तों मैं बता दूं कि कैलकुलेटर अलाउड होता है। बेहिचक होके लेके जाइए कैलकुलेटर अपना, और यहाँ पे जो है कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा वो, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। as per the BCG matrix, dash is that segment of a market in which the business is growing strongly and the company has large market share. अब ये BCG मैट्रिक्स क्या होता है, और इसमें ऑप्शन भी अजीब अजीब से दे रखे हैं। यहाँ पे डॉग दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, स्टार दिया है, कैश काउ दिया है। यहाँ पे अब लोग जो है अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गाय बकरी सब कहाँ से आ गई? तो चाहिए समझते हैं हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, काफी जल्दी समझ जाएंगे आप। जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है वो कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट्स को कौन से मोड में चल रहा है वो डिसाइड करने में मदद करता है। अब इसमें जो है 4 मोड हैं। एक हो गया स्टार मोड। अब स्टार मोड का क्या मतलब यहाँ पे दिया हुआ है? दीज आर सेगमेंट्स इन अ बिजनेस वेयर द मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली एंड द कंपनी इज हैविंग लार्ज मार्केट शेयर। तो इसका मतलब बढ़िया फेस हो गया। सबसे बढ़िया फेस तो यही होगा कि जो मार्केट भी ग्रो हो रहा है और मेरा जो है मार्केट का शेयर भी सबसे ऊंचा है ना। तो ये तो एकदम तारों को छूने वाली बात हो गई, है ना। दूसरा है कैश फ्लो, कैश काउ। कैश काउ का मतलब क्या हुआ है? दीज आर सेगमेंट्स दैट रिक्वायर लो कैश इन्फ्यूजन इन द इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन मार्केट शेयर्स बिकॉज ऑफ लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बट द सेम टाइम स्टेडी जनरेट कैश फॉर द कंपनी फ्रॉम द एस्टेब्लिश मार्केट। तो ऐसा मतलब हो गया कि ऐसी कंपनी का जो है ग्रोथ है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में, बट कोई बड़ा ग्रोथ आगे दिख नहीं रहा है। बट इस कारण से क्या हो रहा है कि हमें ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टेट पे है। बट इससे क्या है, हमें कि एक रेगुलर जो है इनकम या कैश जो है वो जनरेट हो रही है। तो इसलिए हम लोग इसको कैश काउ कहते हैं, है ना। तीसरा है क्वेश्चन मार्क, बिजनेस सेगमेंट्स इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट बट हैविंग लो मार्केट शेयर। तो मतलब ऐसा कोई मार्केट में जहां पे बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि एआई मान लो, और आपका जो है मार्केट में शेयर उतना है नहीं, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया ना आपके फ्यूचर में। चौथा ऑप्शन आता है डॉग्स। डॉग्स क्या करते हैं? खींचातानी करते हैं ना। बिजनेस सेगमेंट्स दैट हैज स्लो ग्रोथ रेट्स एंड लॉट ऑफ कंपटीशन, कि मतलब ऐसा मार्केट जहां पे जो है ग्रोथ तो उतना है नहीं और उल्टा कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो डॉग्स वाला हो गया। तो हर एक एक मार्केट सेगमेंट को जो है आप अलग अलग तरीके से जो है बोल सकते हैं। तो इस वाले में इन्होंने क्या कहा है? द सेगमेंट इन विच द मार्केट the business is growing strongly and the company has a large market share। तो ये तो चार ये जो है तारों चुनने वाली बात हो गई, है ना। तो इस तरह से याद रखें आप चीजों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डैश इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी रेगुलेशंस। क्या है सेबी का सबसे बड़ा मोटो? मैं तो सेबी की सेमिनार में भी जो है अटेंड करके गया आया था। मैंने डायरेक्टली बात की वहाँ के लोगों से। मैंने पूछा भाई सबसे आपका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि भाई इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है हमारा काम। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या। पहला ऑप्शन दिया है प्रिवेंशन ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स। दूसरा है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तीसरा है सिक्योरिंग द स्टेडी रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स।
चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब भाई रिटर्न्स की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता सेबी, सेबी को नहीं पता कि भाई मार्केट आगे ऊपर बढ़ेगा नीचे जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है जरूर, तो जो है दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको इन जो ऑप्शंस में से कौन सा कारण लग रहा है सबसे राइट वो आपको बताना है ना। कि पहला जो है क्या लिखा है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दूसरा है हाई ईयर इंटरेस्ट रेट्स, तीसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल करेंसी, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर इतने ऊपर चल रहे हैं तो डेफिनेटली उससे जो है इन्फ्लेशन आएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हाउ आर कॉर्पोरेट एक्शंस रेगुलेटेड, कॉर्पोरेट एक्शंस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। कि ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशंस, दूसरा दिया है कॉर्पोरेट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय लिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, तीसरा दिया है कॉर्पोरेट एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। भाई दोस्तों मुझे तो इस तरह के जो भी सवाल आते हैं उसमें ज्यादातर आपको सवालों में जो है ऑल ऑफ द अबव वाला ही आंसर आएगा। जहां आपको दिख रहा है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो है अगर आपको दो चीजें भी जो है करेक्ट लग रही हैं तो बिना सोचे समझे आप ऑल ऑफ द अबव में जो है चले जाए, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द यूनिक पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ अ बिजनेस इन द होटल सेक्टर इज डैश एंड फॉर द रिटेल सेक्टर इज डैश। तो जो है बिजनेस अगर आप मान लेते हैं होटल सेक्टर में काम करते हैं, रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, तो उसका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है ग्रोथ का। ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट रूम इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है एवरेज रूम टैरिफ, फुटफॉल्स एंड द सेम स्टोर सेल्स, तीसरा है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और नेट प्रॉफिट मार्जिन, चौथा है एवरेज रूम टैरिफ नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर है एवरेज रूम टैरिफ एंड फुटफॉल सेम स्टोर सेल्स, है ना। तो ये जो हो गया, एक तो एवरेज रूम का कितना टैरिफ ले रहे हो वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया होटल सेक्टर के लिए, और वहीं पे रिटेल सेक्टर के लिए हो गया फुटफॉल्स कितने आ रहे हैं, कि दुकान में कितने लोग चले आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, कि द टायर इंडस्ट्री इन अ कंट्री comprises of three organized players and several unorganized players. A sample survey revealed that around 20% of the total sales comes from unorganized sector. The three major companies reported revenue of 6,000 crore, 8,000 crore and 10,000 crore. Which of the following is closest to the fair estimate of the overall size of the tire market in the country? दोस्तों क्वेश्चन सुनने में बहुत जो है भारी भरकम लगेगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए दोस्तों ये सारे जो सवाल हैं जो बाहर बाहर से जो है बहुत टफ दिखते हैं, उतने टफ है नहीं, है ना। अपन चलेंगे इसको, अपन समझेंगे जो है धीरे धीरे क्या है इसमें पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो है एक कोई मार्केट होगा तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया जिसमें बड़ी कंपनीज काम करती हैं, दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज मार्केट जहाँ लेके मान ले ठेले वाले हो गए जो है ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह के जो है प्लेयर्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बताया है, 20% जो टोटल सेल आता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, और जो उसका मतलब दूसरी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि 80% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जो आता है रेवेन्यू, उसमें जो तीन मेजर प्लेयर्स हैं वो वही जो है टोटल कंप्राइज करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो इसका टोटल हम लोग सम निकालते हैं कितना रेवेन्यू आता है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 6,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, तो कितना हो गया 24,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर 24,000 का आ रहा है, तो जो है आपको ये पता करना है कि ओवरऑल मार्केट में कितना पैसा है। अब अगर 24,000 जो है वो 80% है, तो 100% कैसे कैलकुलेट करोगे, 24,000 इंटू 100/80 करोगे, तो निकल आया 30,000 करोड़ का जो है टोटल मार्केट है। और इससे अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई कितना जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है मार्केट, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 6,000 जो करोड़ का जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है ना। तो काफी सिंपल है, क्वेश्चन सुनने में काफी टफ लगता है। न्यूमेरिकल्स जो है मैं ज्यादा इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें थोड़ा और ज्यादा जो है आपका माइंड लगता है, आप शायद आपका फ्लो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। बट आगे जो है न्यूमेरिकल्स के लिए मैं जो है एक अलग सा प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार करूंगा कि NISM 15 के जो स्टूडेंट्स जो हैं न्यूमेरिकल्स भी जो है पूरा पक्का स्ट्रॉन्ग करके जाएं, है ना।
दोस्तों अभी तक का वीडियो जो समझ में आया है आपको, तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब तो बनता ही है। होता ही है कि दोस्तों 80% जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो केवल जो है व्यू करके जाते हैं, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सोचते हैं कि शायद मॉक टेस्ट है, कल एग्जाम निकल जाएगा तो क्या ही करना है इस चैनल का, है ना दोस्तों। बट बहुत हेल्प होती है आपकी अगर आप लाइक करते हैं वीडियो में, अगर एक कमेंट भी डालते हैं तो 10 और स्टूडेंट्स को जो है इसकी हेल्प पहुंचती है, चैनल भी ग्रो होता है, हमें भी खुशी होती है ना। तो हमें भी हेल्प कीजिए आप, है ना। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। द टायर इंडस्ट्री वाला सवाल तो हमने कर लिया था, अब जो है हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। डैश रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी विल बी अनेबल टू ऑनर इट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन। डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्जा। ऐसी कंपनी जो कि अपना कर्जा जो है वो टाइम से जो है ना भर पाए, तो उसके ऊपर कौन सा रिस्क मंडरा रहा है? ऑप्शन दिए हैं मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा है बिजनेस रिस्क, चौथा है क्रेडिट रिस्क। और मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है ना, कि ये वाला सवाल जो है केवल इसी एनआईएसएम के एग्जाम में नहीं, बाकी सारे जितने एनआईएसएम एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट रिस्क, है ना, क्रेडिट रिस्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 20 lakhs एंड द फेस वैल्यू इज रुपीज 10। The earning per share is 5 and the book value is 25. Calculate return on capital employed। दोस्तों सवाल वापस से भारी लग रहा होगा, बट फॉर्मूला है इसका, मैं आपको फॉर्मूला का लिस्ट दूंगा, उसे रटेंगे निकल जाएगा आंसर, है ना। कि क्या फॉर्मूला है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो आरओई का ही फॉर्मूला लगता है उसमें, रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो इंटू 100 करेंगे, तो 5 इंटू 25/100 करेंगे तो 20% निकल आएगा, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल से सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालें और आंसर निकल आएगा, ठीक है। फॉर्मूले का जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल कैमरा इज। अब आप बताइए कि एक डिजिटल कैमरा से कौन जो है कॉम्पीट कर रहा है आज के डेट में? पहला ऑप्शन दिया हुआ है लैपटॉप, दूसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म, तीसरा है स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन शॉपिंग। आप सबसे ज्यादा फोटो कहाँ से खींचते हैं? अपने स्मार्टफोन से खींचते हैं ना, तो इस तरह के सवाल भी मिलेंगे आपको। तो करेक्ट आंसर है इसका स्मार्टफोन, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। In dash the issuers have the right to call the bonds back। इनमें से कौन सा ऐसा जो है बॉन्ड है जिसमें इश्यूअर के पास राइट होता है कि अपने बॉन्ड्स को वापस ले ले? ऑप्शन क्या दिया है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो दोस्तों इसका तो आपको जवाब पता ही है, इसका जो है सवाल में ही जवाब छुपा है ना, कॉलेबल बॉन्ड्स। की कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसको कॉल कर सकते हैं? कॉलेबल बॉन्ड लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट विल बी द लाइकली बीटा ऑफ अ स्टॉक विच इज मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट? अब बीटा क्या होता है? बीटा जो है वॉलेटिलिटी का मेजरमेंट है ना, कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है किसी भी शेयर की, तो उसका बीटा जो होता है वो 1 से ऊपर रहेगा। अगर जो है मार्केट जितना ही वॉलेटिलिटी है तो 1 रहेगा, और मार्केट से कम वॉलेटिलिटी है तो जो है 1 से कम की वैल्यू रहेगी। वॉलेटिलिटी क्या हो गया? जो है भाव का ऊपर नीचे जाने को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है तो वॉलेटिलिटी हाई है, अगर कम ऊपर नीचे जा रहा है तो वॉलेटिलिटी कम है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? विच ऑफ दिस बीटा स्टॉक विल हैज मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन अलग दिए हुए हैं, जीरो, बिलो जीरो, 0 एंड 1 के बीच में, बट आपको पता है ग्रेटर देन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ चेकलिस्ट अप्रोच टू इन्वेस्टिंग? इनमें से चेकलिस्ट अप्रोच क्या कहलाता है? चेकलिस्ट क्या होते हैं? हम किस किस लिए चेकलिस्ट बनाते हैं? चेकलिस्ट हम लोग तब बनाते हैं कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए, है ना। तो इसमें से देखते हैं क्या एडवांटेजेस दिए हुए हैं। ऑप्शन है देर आर लेस चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग डाटा, दूसरा है इट इंश्योर्स डिसिप्लिन्ड अप्रोच, तीसरा है इट लीव्स डिसीजन मेकिंग ट्रेल दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड करेक्टेड, एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको पता है ऑल ऑफ दी अबाउ है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट? ऑप्शन दिया हुआ है स्टडी कंपनी एंड इंडस्ट्रीज, एनालाइज रियल ड्रॉ डाटा एंड मेक फोरकास्ट। दूसरा दिया है गिव रिकमेंडेशन वेदर टू बाय, होल्ड और सेल सिक्योरिटीज। ऑप्शन दिया है तीसरा बोथ 1 and 2, एंड चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता है इसका भी राइट आंसर है बोथ 1 and 2, है ना। कि इस तरह के कौन से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि काफी सिंपल होंगे।
तो घबराना नहीं है ना, कि ऐसा नहीं सोचो कि रिसर्च एनालिस्ट टफ एग्जाम है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, बस उसको समझने भर की देर होती है ना। अगर आप मानते हैं इस बात को तो मुझे बताइएगा, अगर आप नहीं मानते इस बात को तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन डैश इज कंसिडर्ड क्वाइट रिस्की। किसमें आप सबसे ज्यादा रिस्क मानेंगे? एक दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है पेंशन फंड, चौथा है वेंचर कैपिटल फंड। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में तो रिस्क होता है, बट वेंचर कैपिटल में उससे भी ज्यादा रिस्क होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो जो है कोई भी नए कंपनी हो गया, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो सारे जो बैठे होते हैं जज पैनल में, वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो कि कोई नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और क्योंकि स्टार्टअप नया है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि कभी डूबेगा या कभी उठेगा, है ना। तो बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है काफ़ी जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होते हैं आधे से ज़्यादा डूब जाते हैं, है ना। तो इसको जो है काफ़ी रिस्क माना जाएगा वेंचर कैपिटल फंड। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है वो करना है आपको सेलेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, और जो ट्रू वाला है उसको टिक करके आए थे ना। नॉट ट्रू जब मेंशन हो तो नॉट ट्रू टिक करके आना। ऑप्शन दिया है रिस्क एंड रिटर्न आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स इज सेफर देन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। तीसरा है ऑल इन्वेस्टमेंट्स कैरी रिस्क ऑफ इरोशन ऑफ कैपिटल। चौथा है ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट राइट है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है कि ये मान लेना कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो अच्छा ग्रोथ आएगा। भाई नहीं होता है ऐसा। कि मुझे पता है कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने एक बार इन्वेस्ट किया था लॉयड स्टील करके कंपनी में। भाई कंपनी डूब गई, पता है आपको, कि जितना इन्वेस्ट किया था उससे 20 साल के बाद आप देखेंगे तो पैसों में आ रहे हैं उसके शेयर की वैल्यू। तो ऐसा होता है ना, ऐसा मैं उस कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके साथ ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के में अगर आप किसी भी चीज को देखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि कंपनी उठे, कंपनी नीचे भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। दूसरा है डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एज पर परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तीसरा है कंपनी कैन हैव वेरियस फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। एंड चौथा है फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स वुड इंक्रीज इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है ना। तो ऑप्शन जो है वो है डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एज परसेंटेज टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें कहेंगे कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है रॉन्ग है। अब मैं बताता हूँ क्या है इसका स्टोरी। कि पहले क्या होता था दोस्तों कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होते थे वो परसेंटेज बेसिस में डिक्लेयर होते थे। जैसे आपने अभी एक न्यूमेरिकल में भी देखा जहाँ पे कहा था कि 100% जो है डिविडेंड दिया। अब इससे क्या होता है, लोगों में कंफ्यूजन बैठ जाता था कि हमारा शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, 100% अगर डिविडेंड है तो हमें 100 रुपीज़ मिलना चाहिए। बट वहीं पे मिलता उनको 2 रुपए था। क्यों? क्योंकि उसका फेस वैल्यू 2 रुपए था। तो भाई इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये जो है कंफ्यूजन तैयार करता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि परसेंटेज बेसिस में अब से नहीं बताएंगे। जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो हम लोग रुपीस में जो अमाउंट बनता है वो डिक्लेयर करके लिख देंगे। तो अगर आप अभी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मेल आता होगा डिविडेंड का उसमें जो है रुपीस में जो है मेंशन किया जाएगा, ना कि आपको कहीं पे परसेंटेज दिखाई देगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एन एजेंट और अ डीलर हु बाइज एंड सेल शेयर्स इन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज। कौन सा इसमें ऑप्शन है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है अंडर राइटर, दूसरा है शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, चौथा है लीड मर्चेंट बैंकर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आप सभी को पता है, स्टॉक ब्रोकर होता है, जो एजेंट होता है, डीलर होता है, जो कि बाय और सेल करने में मदद करता है आपको रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज में। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एक्शंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पावर्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा मेंशन किया हुआ एक्शन है जो कि आपको लगता है कि सेबी के जो है पावर्स में नहीं आता है?
ऑप्शन क्या है, टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, दूसरा है सस्पेंड एन ऑफिसर ऑफ सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, तीसरा है impound and retain proceedings of the securities in respect of transaction which is in violation of regulations, चौथा है suspending trading of listed security on recognized stock exchange। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों, इसका अलग रिपोर्टिंग चलता है, इसमें जो है किसी को नियुक्त करने की जो जिम्मेदारी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेबी के पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस इज ट्रू फॉर एन इंडस्ट्री विच हैज लो कंपटीशन, फ्यू सब्स्टिट्यूट्स एंड लो बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। मान लेते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम ऐसे सब्स्टिट्यूट है यानी कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, और बहुत ही कम लोगों के पास कैपेसिटी है कि वो बार्गेन कर सकें। तो उसके लिए कौन सा इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन दिया है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर एंड लो प्रॉफिट मार्जिन, तीसरा है इट हैज अ वीक प्राइसिंग पावर एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन, चौथा है इट हैज अ वीक प्राइसिंग पावर एंड लो प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोविड का वैक्सीन आया, आप कोविड का वैक्सीन मान लेते हैं पूरे देश में एक ही कंपनी अगर जो है क्रिएट करती है, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई हमारे पास क्या बार्गेनिंग पावर है? नहीं है, हमें जो मिल रहा है मिलेगा और हमें लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा ये है कि कोई कंपटीशन नहीं है और जो है मार्केट में जो है बिल्कुल जो है इसकी डिमांड है, तो इस कारण से क्या होगा कि प्राइसिंग पावर जो है कंपनी के पास ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट जो है निकाल पाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डैश इज नॉट अ वैल्यूएशन पैरामीटर फॉर बिजनेस एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो है आप मेजर जो है डिसीजन में नहीं लेंगे जब भी आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे तब? तो ऑप्शन दिया हुआ है पीई रेशियो, दूसरा है पी टू बीवी रेशियो, तीसरा है द डिमांड एंड सप्लाई कंपनीज ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट, चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू। जब भी दोस्तों कभी भी किसी कंपनी की जब आप वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें आप कंपनी का जो शेयर्स का क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है मार्केट में वो नहीं देखते हैं, बाकी सारी चीजें देखेंगे। आप पी टू ई रेशियो निकाल लेंगे, पी टू बी रेशियो निकाल लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे, बट कभी भी आप अभी शेयर का क्या मार्केट में जो है, क्योंकि मार्केट में कई बार क्या सेंटिमेंट्स जो है रोल में आ जाते हैं कि जो मार्केट में अगर किसी ने बोल दिया कि ये वाला स्टॉक अच्छा है तो बहुत ज्यादा जो है उसमें चढ़ाव आ जाता है ना। तो ये सारी चीजों से जो है हमारा वैल्यूएशन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इस चीज को नहीं ध्यान में रखते। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। द मैनेजर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम इज। अगर इंडियन गवर्नमेंट को बोरो करना है पैसा, तो उसके लिए कौन मैनेज करेगा इन सब चीजों को? तो ऑप्शन दिया है सेबी, दूसरा है आईआरडीए, तीसरा है आरबीआई, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसका मैनेजर होता है। दोस्तों अगर आप जो है रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको दो सजेशन डेफिनेटली देना चाहूंगा। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है कि हमने जो चालू किया है इस वीडियो को, और अगर अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप डेफिनेटली सीरियस हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो दो चीजें हैं, एक तो दोस्तों आप ये जो प्लेलिस्ट है मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, वो आप पूरा का पूरा देखिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कि उस प्लेलिस्ट में जितने भी रिसर्च एनालिस्ट की वीडियोस हैं वो पूरा का पूरा डेफिनेटली देख के जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट नहीं मिलेगा, सारे के सारे को अगर आप एक या दो बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब रही बात दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे पास mocktestchannel.com में आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, जो कि आप जो है प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट में, वहां पे जाके आप जो है वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस दिए आएंगे और क्वेश्चंस का जो है आपको करेक्ट आंसर देना होगा, और अगर रॉन्ग आंसर दिया तो आपको फाइनली जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्यों आपका आंसर रॉन्ग है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाएगी और एक का एग्जाम जो है क्लियर करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जितने स्टूडेंट्स जो प्लेलिस्ट भी अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो जो है उनका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं मैं। वन कैन सी लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग। कौन से ऐसे स्टेज में जो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस सबसे कम होता है? ऑप्शन दिया है रिसेशन, स्लो डाउन, रिकवरी एंड बूम।
तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे कम लोग कब परचेज करते हैं चीजें, रिसेशन पे करते हैं ना, तो ऑप्शन जो है रिसेशन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ एडजस्टेड पी टू ई रेशियो, पीईजी रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या है उसका बस आपको फॉर्मूला जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसमें इसका भी फॉर्मूला दे दूंगा। बस वो आपको अगर याद होगा तो आप जो है करेक्ट ही टिक करके आएंगे। देखो कंफ्यूज करने का काम जो है वो लोग कर रहे हैं आपको, जो है तीन ऑप्शंस उसमें जो दिए हैं लगभग एक जैसी दिख रहा है, बट आपको समझना है कि जो करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर सफर्स अ लॉस इन हिज बॉन्ड पोर्टफोलियो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, द कंपनी इज नोन एज। तो इंसॉल्वेंसी अगर आपको दिख रही है किसी कंपनी की, उस कारण से आपको जो है बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉस नजर आ रहा है, तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है किसी भी कंपनी की, उन्होंने जो है जितना भी जो लोन लिया है उसको जो है वो भर नहीं पा रहे हैं, तो इंसॉल्वेंट हो गई है ना। तो इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी वही रहेगा जो पिछले सवाल पे था, क्रेडिट रिस्क। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन एक्सक्लूड्स। अब ये देखना यहाँ पे इंक्लूड नहीं कहा है, एक्सक्लूड कहा है, तो आपको ये नहीं बताना है इनमें से कौन सा जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपको वो बताना है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है नहीं है ना। इसका जो है ऑप्शंस दिया हुआ है एक्टिव कंसीलमेंट, दूसरा है पब्लिक नोन इन्फॉर्मेशन, तीसरा है विलफुल मिसस्टेटमेंट, चौथा है लीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों पब्लिकली नोन इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए ट्रेड करना तो अनफेयर नहीं कहलाएगा, है ना। जो चीज पब्लिक डोमेन में है वो तो ऑलरेडी सबको पता है, तो उसको यूज करना हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं गिनेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एज पर सेबी रूल्स द चेयरमैन ऑफ रिन्यूमरेशन कमिटी शुड बी। सेबी के रूल के हिसाब से इनमें से कौन सा जो है चेयरमैन होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तीसरा है एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चौथा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका जो है सही जवाब है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइंट मीटिंग बाय रिसर्च एनालिस्ट। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्री मीट रिसर्च डन बाय रिसर्च एनालिस्ट, दूसरा क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट, तीसरा अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट, एंड चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो अब ये पूछा गया है कि कभी भी आप अगर एक रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं तो क्लाइंट मीटिंग करते हैं, तो क्लाइंट मीटिंग में आप में ऐसे कौन से जो है गुण होने चाहिए, क्या काम आपने कर लेना चाहिए। तो इसका जो है सारे ही ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो करेक्ट है, तो हम लोग ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री बाय रिसर्च एनालिस्ट विल इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कि एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री जो अगर रिसर्च एनालिस्ट करता है तो इनमें से कौन से फैक्टर्स को देखता है। ऑप्शन दिया हुआ है रेगुलेटरी एनवायरमेंटल प्रिवेंट इन द इंडस्ट्री, दूसरा है कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, तीसरा है कंज्यूमर बिहेवियर, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। और आपको पता है करेक्ट आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अर्निंग फॉर एन इन्वेस्टर फ्रॉम द बिजनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर। किसी भी इन्वेस्टर के लिए बिजनेस में से जो है अर्निंग क्रिएट करने में कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, दूसरा इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तीसरा मार्केट कंडीशन, चौथा परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ही होता है ना। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन दी पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एक एनालिसिस होती है, उसमें इसमें से कौन सा जो है कंडीशन जो है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर जो है माना जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई, तीसरा डिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री ऑन अदर कंट्रीज इन द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप सभी चीजों को देखेंगे तो सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में ही कहा गया है, तो इसके लिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश इज कंसिडर्ड, ओके ये वाला तो हमने कर लिया है, अगले सवाल पे चलते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कौन मैनेज करता है इंडिया का। ऑप्शन दिया है सेंट्रल बैंक आरबीआई, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी, चौथा है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी निकालती है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश रेगुलेट्स द रजिस्टर्ड वैल्यूज इन द इंडिया। तो जो वैल्यूअर्स होते हैं, बहुत सारी वैल्यू जो है एजेंसीज होती हैं, उनका जो है रेगुलेशन कौन करता है। ऑप्शन दिया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तीसरा है ICAI जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, चौथा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु purchase and sell securities for their own investments accounts or on behalf of their clients, state whether true or false। दोस्तों दो टाइप के एनालिस्ट होते हैं, एक होता है बाई साइड एनालिस्ट, दूसरा होता है सेल साइड एनालिस्ट। जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं वो जो है ये काम करते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है ना, कि वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, या पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए प्राइवेटली काम करते हैं। बाकी जो आपके जो है सेल साइड एनालिस्ट होते हैं वो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, वो आपको जो है रेटिंग्स देते हैं कि बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। वो जो है किसी म्यूचुअल फंड के लिए काम नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कैपिटल मार्केट इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है सेबी, तीसरा RBI, चौथा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल। अगले सवाल पे हम लोग इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है सेबी। सेबी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है कॉलेबल बॉन्ड्स, दूसरा है पुटेबल बॉन्ड्स, तीसरा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, चौथा है जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। आप लगभग लगभग मान के चलिए कि 40 से 50 क्वेश्चंस आपने जो है कवर कर लिए हैं, और आपको जो है अब तैयार होना है एग्जाम के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दोनों के दोनों जो है आप जो प्लेलिस्ट हैं उसको पूरा चेकआउट कीजिए, कि हम लोग जल्दी जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, वो भी चेकआउट कीजिए। बट अभी जो आपके साथ जो एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है उसका जो प्लेलिस्ट है उसको तो आप डेफिनेटली कीजिए, कि 4-5 वीडियोस उसमें जो है दिए हुए हैं। थोड़े लंबे जरूर होंगे बट थोड़ा तो कष्ट आपको लेना पड़ेगा, है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह के और भी अनआईएसएम एग्जाम आप दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, कि आप लोग जो है चुनिंदा ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने इन वीडियो को जो है अभी तक देखा है ना। कि बहुत सारे लोग तो बीच में जो है हार मान के चले गए होंगे। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।